दोस्तों, आज की कहानी गुजरात के अहमदाबाद की है। 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में 26 साल की एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसके दूसरे दिन ही उसके पति भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच के लिए लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स खंगाली, हजारों लोगों से पूछताछ की और कई सालों तक अपराधी की तलाश में लगी रही। आखिरकार 15 साल की मेहनत के बाद ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। पुलिस की जांच इतनी बेहतरीन थी कि अपराधी ने पकड़े जाने के बाद पुलिस से पूछा, आपने मुझे ढूंढा कैसे? इस केस की पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2002 में सजनी कृष्णन नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की दूसरी और सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी बहन का नाम रजनी कृष्णन था। सजनी के पिता अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। वे बहुत मेहनती इंसान थे और अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा सोचते थे। उनकी पत्नी यानी सजनी की मां भारतीय स्टेट बैंक में काम करती थीं और कुछ समय पहले ही वे वहां से रिटायर हो गई थीं। सजनी और उसका परिवार मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। उनके माता पिता पहले केरल में रहते थे, लेकिन बेहतर रोजगार की तलाश में उन्होंने गुजरात आने का फैसला किया। गुजरात आने के बाद उन्हें यहां अच्छी नौकरियां मिल गईं और उन्होंने अहमदाबाद में ही बसने का निश्चय कर लिया। इस तरह उनका परिवार अहमदाबाद में रहने लगा। सजनी बचपन से ही अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखती थी। अपनी मां को बैंक में काम करते देख उसका भी सपना था कि वह बड़ी होकर अपनी मां की तरह बैंक में नौकरी करे। सजनी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। उसने स्कूल की पढ़ाई अच्छे मार्क्स के साथ पूरी की और फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में उसकी मेहनत और लगन देखकर सब उसकी तारीफ करते थे। ग्रेजुएशन के बाद उसने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा किया और कुछ ही समय बाद उसे एक बैंक में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद सजनी के माता पिता को लगा कि अब उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, तो उन्होंने उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश शुरू कर दी। नवंबर 2002 में उसकी शादी तरुण जिनराज नाम के लड़के से तय हुई। वह अहमदाबाद में रहता था। तरुण एक स्कूल में खेल शिक्षक, पीटी टीचर था और बास्केटबॉल खिलाड़ी भी था। तरुण का परिवार भी मूल रूप से केरल का रहने वाला था। उसके पिता मध्य प्रदेश के एक स्कूल में शिक्षक थे और उसकी मां एक नर्स थीं जो अब रिटायर हो चुकी थीं। तरुण का छोटा भाई अरुण भी अहमदाबाद में पढ़ाई करता था। एक बार तरुण बास्केटबॉल खेलते समय एक हादसे का शिकार हो गया था। उसकी रिंग फिंगर में गंभीर चोट लगी। इसका इलाज तो हुआ, लेकिन वह उंगली कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। वह हमेशा थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही तरुण की जिंदगी में अंजलि नाम की एक लड़की आई। हालांकि उस लड़की का नाम कुछ और ही था, लेकिन हम उसे अंजलि के नाम से संबोधित करेंगे। अंजलि तरुण की बास्केटबॉल टीम में उसकी साथी थी। दोनों ने अहमदाबाद के यूनिसेक्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और यहीं से धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। यह रिश्ता करीब 4 साल तक चला। तरुण के माता पिता को उसके और अंजलि के रिश्ते के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन जब तरुण की मां को यह बात पता चला कि अंजलि पारसी समुदाय से है, तो उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उनकी धार्मिक मान्यताओं की वजह से वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। तरुण अपनी मां से भी बहुत प्यार करता था और अंजलि से भी। वह इन दोनों के बीच फंसा हुआ था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। नवंबर 2002 में तरुण की मां ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सजनी कृष्णन थी। तरुण ने अपनी मां की बात मानकर ना चाहते हुए भी सजनी कृष्णन से शादी करने के लिए हां कर दी, लेकिन उसके मन में बहुत सारी उलझनें और भावनाएं थीं। जब तरुण और सजनी की शादी फिक्स हो गई, तो तरुण ने अपनी प्रेमिका अंजलि को इसके बारे में बताया, तो अंजलि ने कहा कि उसकी भी शादी फिक्स हो गई है। उसके बाद सजनी और तरुण की शादी दिसंबर 2002 में केरल के त्रिशूल इलाके में हुई। इसके बाद दोनों अहमदाबाद में एक अपार्टमेंट में रहने लगे।
सजनी के माता-पिता भी अहमदाबाद में रहते थे, जबकि तरुण के माता-पिता मध्य प्रदेश में रहते थे। तरुण का छोटा भाई अरुण भी अहमदाबाद में ही रहता था और वह उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक अपार्टमेंट में रहता था। शादी के कुछ हफ्तों बाद तरुण को अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड अंजलि का कॉल आया। अंजलि ने बताया कि उसकी शादी जो होने वाली थी, अब कैंसिल हो गई है। ये सुनकर तरुण को बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब उसे सजनी से छुटकारा पाने का एक मौका मिल गया था। उसने सजनी से तलाक की बात की, लेकिन सजनी ने इसे मानने से मना कर दिया। सजनी एक सरल और भोली भाली लड़की थी और उसे लगता था कि सच्चा प्यार और शादी सिर्फ एक बार ही होता है। वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने यह फैसला लिया कि वह अपने पति के अतीत को भूलकर उसके साथ खुशहाल जीवन बिताएगी। सजनी अपने पति का काफी ख्याल रखती थी और उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। उसने एक संयुक्त बैंक खाता खोला, जिसमें वह अपनी पूरी सैलरी और जमा पूंजी डाल देती थी। उसने अपने पति से यह भी कहा कि अगर उसे पैसे की जरूरत हो, तो वह इस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। धीरे धीरे सजनी और तरुण के रिश्ते में सुधार होने लगा, लेकिन एक दिन तरुण की हरकतों से सजनी को महसूस हुआ कि तरुण उससे नहीं, बल्कि उसके पैसे से प्यार करता है। वह इस बात से बहुत परेशान हो गई। उसने इस बारे में अपने माता पिता से भी बात किया, तो उसकी मां ने कहा, ऐसा हर घर में होता है, धीरज रखो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शादी के 3 महीने बाद 14 फरवरी 2003 को वैलेंटाइन डे के दिन तरुण ने सजनी से कहा कि क्यों ना हम शाम को एक पार्टी करें, क्योंकि यह प्यार का दिन है। सजनी इस पर राजी हो गई। फिर तरुण ने कहा कि वह अपने छोटे भाई अरुण को भी पार्टी के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसे काफी समय हो गया था अरुण से मिले हुए। इस पर सजनी भी तैयार हो गई। उस समय सुबह के लगभग 7:30 बजे थे। उस समय सजनी बैंक जाने के लिए तैयार हो रही थी, जबकि तरुण चाय पी रहा था। इसके बाद तरुण ने चाय पी और अपने भाई को इनवाइट करने के लिए घर से निकल गया। बिल्डिंग से नीचे कुछ पड़ोसी खड़े थे। उसने पड़ोसियों से हालचाल पूछा और थोड़ी देर उनके साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उसने उन्हें बताया कि वह अब अपने भाई से मिलने जा रहा है और शाम को पार्टी करेगा। फिर वह अपने भाई के घर की ओर चला गया। वहां उसने अपने भाई को पार्टी के लिए आने को कहा। दोनों भाई थोड़ी देर तक बातें करते रहे। फिर तरुण अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ता है। तरुण जल्दी ही घर लौटा तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह दरवाजा बंद करके ही बाहर गया था। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी बड़े जानवर ने घर में घुसकर तोड़ फोड़ की हो। बेडरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। वह अंदर जाता है और देखता है कि बेड पर सजनी के गहने और कुछ पैसे बिखरे हुए हैं। फर्श पर उसे सजनी पड़ी हुई मिलती है और उसके गले में उसका दुपट्टा लिपटा हुआ था। तरुण घबराया हुआ उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सजनी नहीं उठ पाती है। फिर वह उसके गले की नाड़ी चेक करता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर तरुण बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसी दौरान उसका भाई अरुण घर आता है। अरुण तुरंत सजनी के माता पिता को फोन कर देता है, जो अहमदाबाद में ही रहते थे। वे जल्दी ही घर आ जाते हैं। तरुण का रो रोकर बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में ही वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस घर पहुंचती है और बिखरे हुए सामान को देखती है। पुलिस को लगता है कि यह लूटपाट का मामला हो सकता है। तरुण भी पुलिस से कहता है कि लुटेरे उसके घर में घुसे और उसकी पत्नी को मार डाला। वह पुलिस को यह बताता है कि वह हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि उसके नहीं रहने पर वो घर पर ताला लगाया करे, लेकिन आज उसने ताला नहीं लगाया। पुलिस को यह घटना लूटपाट का मामला लगने लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थीं जो उन्हें सवाल उठाने पर मजबूर करती थीं कि मामला कुछ और ही है। सबसे बड़ी बात यह थी कि सजनी के कमरे में गहने और पैसे बिखरे हुए थे, जिन्हें लुटेरे ने क्यों नहीं चुराया। पुलिस को यह मामला संदेहास्पद लगता है। वे तरुण से कुछ सवाल करते हैं और वह घबराकर यह कहता है कि शायद लुटेरों के डर से सजनी को हार्ट अटैक आ गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन पुलिस को यह बात सही नहीं लगी, क्योंकि पुलिस को यह समझ में आ रहा था कि सजनी के गले पर उसके दुपट्टे का निशान था, जिससे यह साफ हो गया कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी।
अब पुलिस को तरुण पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह बार बार अपना बयान बदल रहा था। पुलिस को यह भी समझ में आता है कि यह मामला लूटपाट का नहीं, बल्कि मर्डर का है। घर के कीमती सामान जैसे गहने और पैसे चोरी नहीं हुए थे, और उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। मृतक सजनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर तरुण का भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है, और उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए उसे भी अस्पताल में एडमिट किया जाता है। परिवार और रिश्तेदारों का आना जाना और पुलिस की जांच जारी रहती है। इसके 2 दिन बाद 16 फरवरी 2003 को तरुण का भाई अरुण पुलिस को फोन करता है और बताता है कि उसका भाई गायब हो गया है। अरुण कहता है कि उसने हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा है। सजनी की मौत की खबर मीडिया में फैल चुकी थी। अब पुलिस को यह समझ में आ रहा था कि तरुण तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बहाने से फरार हो गया है। पुलिस वाले इस बात पर भी अफसोस करने लगे कि जिस आदमी पर पहले से शक था, उसे बिना सुरक्षा के अस्पताल में क्यों भेजा गया। पर अब तो वह भाग भी गया है। पहले पुलिस को उस पर सिर्फ शक था, पर अभी पूरा यकीन हो गया था कि शायद तरुण ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने शक के आधार पर तरुण के माता-पिता और उसके भाई को उठाया और उनसे थाने में गहन पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि यह साफ हो गया कि तरुण के भागने के पीछे उनके परिवार का कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तरुण का कोई भी सुराग नहीं मिला। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 2003 से 2006 आ चुका था, लेकिन तरुण की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में सजनी के माता-पिता को लगने लगा कि अब कुछ नहीं होगा। इसलिए वे सीधे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। 2006 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सजनी के माता-पिता और उनकी बहन की बात सुनी, और इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से क्राइम ब्रांच को आदेश दिया कि वह सजनी के कातिल को जल्द पकड़कर अदालत में पेश करें। क्राइम ब्रांच ने एक विशेष टीम बनाई और तरुण की खबर देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। पुलिस ने तरुण के परिवार, उसके दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या कभी तरुण ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस बारे में जानकारी नहीं दी। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तरुण की शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, जिससे वह बेतहाशा प्यार करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसे सजनी से अरेंज मैरिज करनी पड़ी थी। उसके बाद पुलिस ने अंजलि, जो तरुण की पूर्व गर्लफ्रेंड थी, उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि 14 फरवरी 2003 की सुबह तरुण ने उसे कॉल किया था और कहा था कि उसने सजनी को रास्ते से हटा दिया है और अब वे शादी कर सकते हैं। लेकिन अंजलि ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह किसी कातिल से शादी नहीं करेगी। यह बात तरुण के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद जांच में यह भी सामने आया कि 15 फरवरी 2003 को तरुण ने सजनी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और फिर फरार हो गया। पुलिस ने यह थ्योरी बनाई कि तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस को यह तो समझ में आ गया कि कातिल तरुण था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह फरार था और इतने बड़े देश में उसकी खोज कैसे की जाएगी। पुलिस ने लगातार उसे ढूंढने की कोशिश की, उसके परिवार पर निगरानी रखी और जगह जगह पुलिस तैनात की, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और तरुण के परिवार के लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। पहले वे मध्य प्रदेश गए, फिर बेंगलुरु और अंत में अपने जन्म स्थान केरल में चले गए। 2009 में तरुण अपने माता पिता से मिलने के लिए केरल आया था। जब वह अपने माता पिता से मिला तो उन्होंने उससे कहा कि उसे पुलिस ढूंढ रही है। उसके बाद तरुण वहां से भी फरार हो गया, पर उसके अगले ही दिन तरुण के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इसके बाद तरुण फिर से गायब हो गया। पुलिस की खोज जारी रही, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चला। पुलिस इस मामले में बहुत समय से काम कर रही थी, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी।
धीरे धीरे वे इस केस की छानबीन में धीमे होते गए, लेकिन कभी भी इस केस को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। बीच बीच में इस केस की तफलीस होती रही। फिर अचानक 2015 में अहमदाबाद में एक नया पुलिस ऑफिसर डीसीपी दीपन भद्रन नियुक्त होते हैं। उन्होंने अपने नए इलाके के अनसुलझे मामलों की फाइल्स को मंगवाया और देखा कि 12 साल पुराना सजनी मर्डर केस अभी भी खुला था। उन्होंने सोचा कि इस केस में कुछ नया किया जा सकता है। उन्होंने इस मामले से जुड़ी सभी फाइल्स को ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि तरुण नाम से अगर उसकी पहचान नहीं हो पा रही है तो जरूर उसने किसी और की पहचान चुराई होगी, क्योंकि अगर वो झूठा नाम से रहता तो जरूर किसी ना किसी को पता चल जाता, और अगर वो अपना नाम आईडी चेंज करता तो वो पकड़ा जाता। डीसीपी ने तरुण की गर्लफ्रेंड अंजलि से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह अब भी तरुण से संपर्क में है, तो उसने बताया कि 14 फरवरी 2003 के बाद से उसकी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाल ही में कुछ दोस्तों ने बताया था कि उन्होंने दिल्ली के एक मॉल में तरुण जैसा किसी आदमी को देखा था। इससे पुलिस को एक नया सुराग मिला और वे दिल्ली में छानबीन करने के लिए एक टीम भेजते हैं। दिल्ली में पुलिस को यह पता चलता है कि तरुण की मां भी दिल्ली में रहती है। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि तरुण की मां उसके संपर्क में हो सकती थी। इसके बाद डीसीपी और उनकी टीम ने तरुण की मां के फोन को ट्रेस किया तो पाया कि वह मध्य प्रदेश में थी। डीसीपी ने अपनी टीम के 2 ऑफिसर्स को मध्य प्रदेश भेजा, जहां वे एक बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर किराए पर रहने लगे ताकि वे तरुण की मां पर नजर रख सकें। पड़ोसियों से जानकारी मिलती है कि 2009 में तरुण के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से उसकी मां अकेली हो गई थी। तरुण का भाई अरुण शादी करके अहमदाबाद में सेटल हो गया था। पड़ोसियों से और जानकारी मिलती है कि तरुण की मां अक्सर बेंगलुरु जाती थी, जहां उसकी एक भांजी रहती थी जिसका नाम निशा था। निशा की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। तरुण की मां के फोन को ट्रेस करने पर पता चला कि उसकी 2 नंबरों पर ज्यादातर बात होती थी। एक नंबर था निशा का, जो उनकी भांजी थी, और दूसरा एक कर्मचारी का नंबर था जो ओरेकल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करता था, और उसका नंबर लैंडलाइन का था। बाद में पता चला कि वह कर्मचारी निशा का पति है और उसका नाम प्रवीण भाटेले है। अब पुलिस प्रवीण भाटेले के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू करती है तो पता चलता है कि प्रवीण पहले अहमदाबाद में एक पॉइंट टीचर था। पुलिस को अब प्रवीण के बारे में और जानकारी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने निशा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करना शुरू किया। निशा की पोस्ट्स में उसकी और उसके बच्चों की तस्वीरें थीं, लेकिन प्रवीण की कोई तस्वीर नहीं थी। यह बहुत अजीब था। उसके बाद डीसीपी दीपान भद्रान ने अपनी पुलिस टीम के 2 सिपाहियों को बेंगलुरु भेजने का निर्णय लिया ताकि प्रवीण भाटेले के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। बेंगलुरु पहुंचने के बाद दोनों पुलिस अधिकारी उस स्थान पर गए जहां अकाल कंपनी का कार्यक्षेत्र था। यह स्थान बेंगलुरु पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता था, इसीलिए उन्होंने पहले बेंगलुरु पुलिस के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगी। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने एक योजना बनाई जिसके तहत उन्होंने ओरेकल कंपनी के सभी विभागों से संपर्क किया। उनकी योजना थी कि वे वहां काम कर रहे सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और उसका लिस्ट उनको दे। बेंगलुरु पुलिस ने अकाल कंपनी से कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे वे सुरक्षा जांच के तहत कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वे कर्मचारियों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और यह उनकी सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद अकाल कंपनी ने पूरी कर्मचारी सूची पुलिस को भेज दी। यह सूची उन कर्मचारियों के नाम, पद और अन्य विवरणों से संबंधित थी। बेंगलुरु पुलिस ने उस सूची को लेकर जांच शुरू की। दोनों पुलिस अधिकारी जो डीसीपी दीपान भद्रान द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने उस सूची का बारीकी से अध्ययन किया। वे यह देख रहे थे कि सभी जानकारी सही है या नहीं। इस लिस्ट में थोड़ा खोजने के बाद प्रवीण भाटेले का नाम भी मिल गया, जिससे यह साफ हो गया कि वह ओरेकल कंपनी में काम करता है और इस विभाग में इस जगह पर तैनात है। प्रवीण भाटेले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद दोनों अधिकारी रात के 11:45 पर ओरेकल ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने प्रवीण भाटेले को बुलाया और एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हेलो मिस्टर तरुण, मैं इंस्पेक्टर किरण चौधरी हूं। तरुण अपना नाम सुनकर चौंक गए, क्योंकि उसे इस नाम से यहां कोई नहीं जानता था।
इसके बाद प्रवीण भाटेले उर्फ तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद ले जाया गया। अहमदाबाद पहुंचकर उसने हत्या की बात कबूली और बताया कि उसने कत्ल को किस तरह अंजाम दिया था। उसके बाद उसने पूरी घटना की कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। 14 फरवरी 2003 की सुबह का समय था, जब प्रवीण भाटेले उर्फ तरुण अपने भाई को पार्टी के लिए आमंत्रित करने के लिए घर से बाहर निकला। रूम के बाहर निकलकर वह पड़ोसियों से बात करने लगा। पड़ोसी जब अपनी बातें खत्म कर अपने घर के अंदर गए, तो तरुण ने मौका पाकर पीछे का दरवाजा खोलकर चुपके से अपने घर में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। वहां उसकी पत्नी सजनी अपनी ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी और अपने दुपट्टे को कंधे पर डाल रही थी। तरुण ने बिना किसी चेतावनी के सजनी के पास जाकर उसके दुपट्टे से उसका गला कसकर घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में सजनी की मौत हो गई। इसके बाद तरुण ने घर में उथल-पुथल मचाकर इसे रॉबरी का मामला बनाने की कोशिश की। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को फोन करता है और उसे शादी का प्रस्ताव देता है। लेकिन अंजलि, जो यह जान गई थी कि तरुण ने अपनी पत्नी की हत्या की है, उसे शादी के लिए ठुकरा देती है। अंजलि ने तरुण से कहा कि वह एक हत्यारा से शादी नहीं कर सकती। अंजलि द्वारा ठुकराए जाने के बाद तरुण बेहद दुखी हो गया। उसके बाद तरुण ने सजनी के कुछ गहने और पैसे बेड पर बिखेर दिए, ताकि यह लगे कि यह एक लूटपाट का मामला था। जब पुलिस आई तो उन्होंने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को इस बारे में शक हुआ कि यह सिर्फ एक रॉबरी नहीं हो सकती, क्योंकि लुटेरे बिखरे हुए गहने क्यों छोड़ते। प्रवीण को महसूस हुआ कि पुलिस का शक उस पर है, इसीलिए उसने एक नाटक रचा। उसने बेहोश होने का बहाना किया और खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया। जब तरुण का भाई अरुण अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के लिए घर गया, तब तरुण 15 फरवरी 2003 को अस्पताल से फरार हो गया। उसके बाद तरुण ने सजनी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालने की योजना बनाई और सारे पैसे निकाल लिए। इसके बाद वह अहमदाबाद गया और अपने पुराने दोस्त प्रवीण भाटेले के यहां पहुंचा। प्रवीण भाटेले को उसने कहा कि उसे जॉब नहीं मिल रही है, कृपया वो उसकी मदद करे। प्रवीण ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। दोस्त की मदद से तरुण को एक नया घर मिल गया और वहां वह आराम से रहने लगा। लेकिन तरुण के परिवार वालों को यह पता चल गया था कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन घर नहीं लौटा है। ऐसे में अरुण ने पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया और बताया कि उसका भाई तरुण अचानक गायब हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने तरुण की तलाश शुरू कर दी। तरुण प्रवीण भाटेले के घर में रहते हुए प्रवीण के घर में चोरी करना शुरू कर देता है। उसने प्रवीण भाटेले के घर से उनके पहचान पत्र, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामान चुराना शुरू कर दिया। एक बार उसने प्रवीण से पासपोर्ट बनवाने के लिए भी कहा। प्रवीण ने उसकी मदद की और सारे दस्तावेज तैयार हो गए और पासपोर्ट भी बन गए। इसी प्रकार से प्रवीण ने अपने दोस्त के सभी पहचान पत्रों और दस्तावेजों को चुराया और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। लेकिन असली प्रवीण को जरा भी इसकी भनक नहीं थी। यह सब करने में 3 महीने बीत चुके थे। उसके बाद वह अपने दोस्त के घर से निकलकर पुणे पहुंचता है और वहां उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तरुण उस कंपनी में काम करने लगता है और यहां उसकी मुलाकात एक लड़की निशा से होती है। निशा और तरुण के बीच जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद निशा और तरुण शादी कर लेते हैं और फिर बेंगलुरु चले जाते हैं और वहीं दोनों नौकरी करने लगते हैं। तरुण का पासपोर्ट इतना रियल था कि उसने 3-4 बार विदेश यात्रा भी की, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अंजलि, जो तरुण की पूर्व प्रेमिका थी, उसको यह लगा कि तरुण ने उसकी वजह से ही सजनी की जान ली थी, जिससे वह बहुत डर गई थी। अंजलि ने डर के मारे पुलिस को भी इस बारे में कभी नहीं बताया और चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। हालांकि पुलिस धीरे धीरे मामले की तह तक पहुंचती गई और अंत में वह अंजलि तक पहुंची। जब पुलिस ने अंजलि से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई बयान की और तरुण की हरकतों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। गिरफ्तार के बाद तरुण को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि
आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी डालूं